लास्ट क्लास में हमने अभी तक छायावाद देखा है। छायावाद की उत्पत्ति, छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, छायावाद से हम क्या समझते हैं, और प्रमुख आलोचकों ने जो उनकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, हमने ये सारा कुछ देख लिया है। छायावाद से संबंधित बृहत्त्रयी कौन है, लघुत्रयी कौन है, जो प्रमुख साहित्यकार हैं जिन्होंने छायावाद में अपनी रचनाएं दी हैं, उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। और मुख्य रूप से अब हम छायावादी रचनाकारों को देख रहे थे, जिसमें हमने महादेवी वर्मा को देखा, उसके बाद हमने सुविद्रानंदन पंत को देखा, और उसके बाद हमने डॉक्टर रामकुमार वर्मा को देखा। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए इन्हीं सारी चीजों से जो हमने पढ़ा है, छायावाद और छायावाद से संबंधित ये तीनों रचनाकार, इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर। पहले आज हम प्रश्न उत्तर देखेंगे कि हमने जो अभी तक पढ़ा है उससे कैसे प्रश्न बनेंगे और आपने पढ़कर क्या समझा है। ठीक है, तो आप लोग भी प्रश्न देखिएगा और उत्तर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है, हमने डिस्कस किया हुआ है, जिसकी पहली कक्षा छूटी होगी छायावाद की, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बाद में एडमिशन लिया है, तो शायद छायावाद की पहली कक्षा उनकी छूटी होगी, तो हम लोग वापस से जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो एक बार रिपीट क्लास उसका कर लेंगे। ठीक है, आते हैं छायावाद से संबंधित प्रश्नों पर। छायावाद, इससे हम लोग क्या समझते हैं ये हमने बात कर ली है। छायावाद किस काल के अंतर्गत आता है, या आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, इसकी समय सीमा क्या मानी गई है। हमने बात की थी कि मान्यता किस समय सीमा को लेकर है, और कुछ अलग अलग साहित्यकारों ने इसकी अलग अलग सीमा भी मानी है, हमने वो भी देखा है। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न से क्वेश्चन वैसे वैसे ही निकलेंगे, हम लोग वो देख लेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद की अवधि क्या है। 1920 से 1968, 1920 से 1968 की अवधि है, या 1918 से 1936, 1918 से 1985, या 1918 से 1938। हमने बात की थी छायावाद की, तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि छायावाद का प्रारंभ हम किस ग्रंथ को मानते हैं, और छायावाद के अंत की घोषणा खुद सुमित्रानंदन पंत ने किसमें की थी, युगांत में की थी। युगांत कब की रचना है, 1936 की रचना है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, प्रश्न देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, बाकी बहुत सारे साहित्यकारों और जो मान्य मत है उसका कहना यह है कि छायावाद की अवधि क्या है, 1918 से 1936, यही माना गया है। 1936 को कह रहे हैं सभी कोई कि सुमित्रानंदन पंत ने युगांत में यह घोषणा कर दी कि मैं छायावाद के अंत की घोषणा करता हूं, इसीलिए युगांत को हमने युग का अंत भी माना, हमने छायावाद का अंत भी माना, ये मान्यता यही है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र मान्यता से अलग क्या मानते हैं, वो मानते हैं 1918 से 1938। क्या मानते हैं, 1918 से 1938 की अवधि मानते हैं। और इसके पीछे उनका क्या मत दिया हुआ था, उनका मत दिया हुआ था कि जयशंकर प्रसाद की मृत्यु, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु के बाद ही कहा जा सकता है कि छायावाद का अंत हुआ है। इसीलिए उनके अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, छायावाद की अवधि है 1918 से 1938। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब दूसरा प्रश्न देखिए, छायावाद शब्द के सबसे प्रथम प्रयोक्ता, ये राज्य हो गया, छायावाद शब्द के सबसे प्रथम प्रयोक्ता कौन है। हमने जब छायावाद पढ़ा था, सबसे शुरुआत में जब हमने छायावाद पढ़ा था, तो हमने नोट करके नोट डाउन किया हुआ है कि छायावाद शब्द, इसके सबसे प्रथम प्रयोक्ता कौन है, और उन्होंने प्रयोग कैसे किया था, आलोचना के रूप में प्रयोग किया था। आप सभी परिचित होंगे इस बात से कि जब छायावाद आया था, मतलब छायावादी रचनाएं जब प्रारंभ हुई थी, उस समय कोई भी साहित्यकार छायावाद के पक्ष में नहीं था। सारे आलोचक थे या साहित्यकार थे, वो उसकी आलोचना ही कर रहे थे कि भाई ये कैसा भाव भंगिमा है, ये कैसा रहस्यवादी रचना हो रही है, तो उसके विरोध में ही सभी ने लिखा था। और वैसी ही एक रचना, वैसा ही एक लिखा था, सबसे पहले किसने लिखा था, सबसे पहले लिखा था मुकुटधर पांडे ने। किसने लिखा था, मुकुटधर पांडे ने। तो छायावादी शब्द के, इस शब्द के सबसे पहले प्रयोक्ता कौन है, इस शब्द के सबसे पहले प्रयोक्ता है मुकुटधर पांडे। ठीक है, प्रश्न देखिएगा ध्यान से, छायावाद शब्द के सबसे पहले प्रयोक्ता, अगर आएगा कि छायावाद क्या सबसे पहले प्रारंभ किससे माना गया, किस रचना से माना गया, या छायावादी रचनाकारों में किसको आप कहेंगे कि छायावाद की शुरुआत किसने की, वो अलग प्रश्न होगा। शब्द के प्रयोक्ता, ये प्रश्न अलग है। ठीक है, शब्द के प्रयोक्ता कौन है, मुकुटधर पांडे। ठीक है,
इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, मेरी समझ में नई शैली में भाव नहीं है। भावों की छाया पाई जाती थी जिन्हें पकड़कर हृदयंगम करने में कठिनाई होती थी। इस छायावादिता से ही छायावाद शब्द बनाया था। ये कथन किस आलोचक का है? क्या है ये? किस कथन आलोचक का कथन है? डॉक्टर नागेंद्र, मुकुटधर पांडे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। आप लोग बताइए कि किस आलोचक ने ये कहा था कि ये जो छायावाद है इसमें भावों की छाया पाई जाती थी जिन्हें पकड़कर हृदयंगम करने में कठिनाई होती थी। आप लोगों ने उत्तर दिया है। गोपाल ठाकुर ने 4 और उन्होंने ही फिर नहीं 2 का 2, पहला का 4 दिया, बिल्कुल सही है। दूसरा का 2 आप कह रहे हैं मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने ऐसा कहा है कि मेरी समझ में नई शैली में भाव नहीं है। एक बार फिर से आप लोग सोचिए कि किसने ये कहा है। सही है, मुकुटधर पांडे ने कहा है। जी बिल्कुल सही है। क्यों? मैंने अभी कहा सी नहीं जाएगा, सी नहीं जाएगा, 3 का सी बोल रहे हैं अभी। पहले दूसरा नंबर, दूसरा, अच्छा 3 का सी दे रहे हैं और 2 का 2 आंसर दे रहे हैं। जो हम लोग का हो गया 1 और 2 उसका छोड़ दीजिए, अब 3 और 4 का आंसर दीजिए। 3 का सी कह रहे हैं, 3 का 2 कह रहे हैं। मेरी समझ में नई शैली में भाव नहीं है। भावों की छाया पाई जाती थी जिन्हें पकड़कर हृदयंगम करने में कठिनाई होती थी। इस छायावादिता से ही छायावाद शब्द बनाया था। कथन किस आलोचक का है? प्रश्न संख्या 3 का उत्तर दीजिए आप लोग कि 3 में किस आलोचक ने कहा था? हमने बात की कि सबसे पहले छायावाद शब्द के प्रयोक्ता कौन थे? मुकुटधर पांडे जी थे। और उन्होंने जो लेख लिखा था उसी लेख में उन्होंने ये बात लिखी थी। उसी लेख में उन्होंने क्या बात लिखी थी कि ये जो नई रचना शैली चल रही है उसमें भावों की क्या है? छाया पाई जाती है। इसका भी उत्तर यही है, इसका भी उत्तर यही है, मुकुटधर पांडे। ठीक है। उसके बाद छायावादी स्थूल के प्रति सूक्ष्म का क्या दे रहे हैं आप लोग? 4 का ए, 4 का ए। डॉक्टर नगेंद्र, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। सभी इस चीज से, सभी इस कथन से अग्री करते हैं? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, बिल्कुल ये डॉक्टर नगेंद्र का ही कथन है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। किसने कहा था ऐसा? ऐसा डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। किसने किसने सही जवाब दिया? अंजना, उषा, आप लोगों का जवाब सही है। ठीक है। गोपाल ठाकुर, आपका भी जवाब सही है कि डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि छायावाद क्या है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है यहां तक। अगला प्रश्न देखते हैं। जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र, मुकुटधर पांडे। फिर से पढ़िए कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। ये कथन किसका है बताइए? किस आलोचक का ये कथन है? ये भी आलोचक का ही कथन है कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। ये कहने वाले हैं, आपने क्या क्या उत्तर दिया है? 5 का ए, 511 सही है बिल्कुल। रीति, कुमार गौरव, गोपाल, उषा, सबका उत्तर सही है। ये कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ती है और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब हम उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे छायावाद कहते हैं। और इस तरह की सारी रचनाएं छायावादी रचनाएं कहलाती हैं। दूसरा देखिए, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यय होने लगे तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिव्यक्त किया गया। ये अभिव्यक्त है ना, अभिव्यक्त, अभिव्यक्त। देखिए, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगे तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिव्यक्त किया गया। ये कथन किसका है? निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अज्ञे। किसने कहा है कि वेदना के आधार पर स्वानुभूति
अभिव्यक्त होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से जाना गया। स्वानुभूति, स्वानुभूति की बात किसने कही थी कि जब आपकी अनुभूति, जो पाठक हैं वो ये महसूस करने लगे कि यहाँ पर मेरी अनुभूति है, और जो लेखक हैं वो अपनी अनुभूति लिखते थे, पाठक को पढ़ने के बाद ये लगता था कि कहीं ना कहीं ये उनकी अपनी अनुभूति है। 6 नंबर का उत्तर दीजिए। सभी बी सी मतलब ढेला मार रहे हैं आप लोग, कुछ भी बोल रहे हैं। 6 नंबर क्या है? वेदना के आधार पर। वेदना की अभिव्यक्ति सबसे ज्यादा महादेवी वर्मा ने की है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि स्वानुभूति अभिव्यक्त हो रही है वेदना के आधार पर। यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। किसने कहा है? ये कहा है जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। क्या कहा? इन्होंने कहा है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगती है, तब हिंदी में उसे हम छायावाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, 6 नंबर का उत्तर है ग, जयशंकर प्रसाद। सबसे ज्यादा वेदना की अभिव्यक्ति करने वाली रचनाकार महादेवी वर्मा हैं। उनकी कविताओं से बहुत ज्यादा वेदना देखने के लिए मिलती है, लेकिन ये कथन किसका है? ये कथन जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, नेक्स्ट, मुकुटधर पांडे का निबंध हिंदी छायावाद जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा में कब प्रकाशित हुआ? मैंने ये लिखवाया हुआ है आप लोगों को। सबसे पहली क्लास जब हमने करी थी तभी मैंने ये लिखवाया था कि ये पत्रिका किस पत्रिका में छपा था। इनका निबंध का क्या नाम था? हिंदी छायावाद। जबलपुर से प्रकाशित होने वाली किस पत्रिका? श्री शारदा में छपा था। किस वर्ष छपा था? ये हमने लिखा हुआ था। किस वर्ष छपा था श्री शारदा पत्रिका में? आप लोग उत्तर दीजिए। 7 का 1 गोपाल ठाकुर। बाकी क्या होगा? किस श्री शारदा में छपा था? ठीक है, मुकुटधर पांडे जी ने लिखा था। कौन सा निबंध था? निबंध का नाम था हिंदी छायावाद। श्री शारदा पत्रिका में छपा था। और अभी हमने जो पंक्ति पढ़ी थी कि सिर्फ भावों की अभिव्यक्ति है, छाया पड़ रही है, वो वाली पंक्ति इसी निबंध की थी, इसी लेख की पंक्तियां थी जिसमें सबसे पहले उन्होंने छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। समझे? किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने किया था। और ये पत्रिका छप रही थी 1920 ईस्वी में। कहां से? जबलपुर से छपी थी श्री शारदा पत्रिका। ठीक है, 7 का 1 होगा 1920। गोपाल ठाकुर आपका सही है, आद्या आपका सही है। बाकी लोग एक बार देखिए, थोड़ा सा गलती हो रहा है, पढ़ रहे हैं चीजों को, अच्छे से ध्यान से पढ़िए। ठीक है, आगे आइए। किसने 1921 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित निबंध हिंदी में छायावाद निबंध में छायावाद को अस्पष्टतावाद के अर्थ में ग्रहण किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्पष्टतावाद, क्योंकि इससे प्रश्न आए हुए हैं। अस्पष्टतावाद किसने कहा? प्रश्न फिर से पढ़िए। किसने 1921 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित निबंध हिंदी में छायावाद निबंध में छायावाद को अस्पष्टतावाद के अर्थ में ग्रहण किया? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, सुशील कुमार ने या मुकुटधर पांडे ने? इसका क्या उत्तर है? 8 का 3, 8 का सी, बिल्कुल सही। हमने बात की थी छायावाद शब्द के द्वितीय प्रयोक्ता के बारे में। किसके बारे में बात की थी? छायावाद शब्द के द्वितीय प्रयोक्ता कौन थे? वे छायावाद शब्द के द्वितीय प्रयोक्ता थे सुशील कुमार। और सुशील कुमार ही थे जिन्होंने छायावाद को क्या कहा? अस्पष्टतावाद कहा। ठीक है, सुशील कुमार जी ने क्या कहा? छायावाद को अस्पष्टतावाद किया। और ये छायावाद शब्द के द्वितीय प्रयोक्ता भी थे, हमने लिखा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारे नोट्स में हमने ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल सर्वात्मवाद है, कथन किसका है? छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल सर्वात्मवाद है, कथन किसका है? महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या जयशंकर प्रसाद? प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बताइए कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच का उद्गीत है, ये किसने कहा है? जैसे ही आप ये पंक्तियां पढ़ेंगे प्रकृति का नाम आएगा। सी नंबर नहीं होगा, 9 का सी नहीं होगा, 9 का सी नहीं होगा, डॉक्टर नगेंद्र नहीं है। हमने कहा प्रकृति का बात, जैसे ही प्रकृति की बात आएगी पूरे छायावाद में सुमित्रा नंदन पंत तो हैं प्रकृति के सुकुमार कवि, लेकिन साथ ही साथ हम बात करेंगे महादेवी वर्मा की, और ये कथन महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा जीव जंतुओं पशु पक्षियों से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी,
और उनकी कविताओं में आप देखिएगा जितने भी बिंबों का प्रयोग किया है, जितने भी प्रतीकों का प्रयोग किया है उन्होंने प्रकृति से उठाए हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली प्रकृति से है, मैं बीन भी मैं तुम्हारी बांसुरी भी मैं, ये भी देखिए प्रकृति। मतलब उनकी जितनी भी कविताएं हैं आपको प्रकृति के ही बिंब उसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो ये कथन किसका है? ये कथन है महादेवी वर्मा का। किसका है ये कथन? ये कथन है महादेवी वर्मा का। वो क्या कहती हैं? छायावाद तत्वतः प्रकृति के भी जीवन का उद्गीत है, उसका मूल सर्वात्मवाद है। कथन किसका है? महादेवी वर्मा का है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है क। 10 का उत्तर भी दे रहे हैं आप लोग। प्रश्न पढ़ते हैं फिर देखते हैं आप लोग कितने सही हैं। छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। हमने इसको भी लिखा हुआ है कि छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, मुकुटधर पांडे या जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर बहुतों ने दिया है सी। आद्या, गोपाल, उषा, सभी ने कहा है सी और सी बिल्कुल सही आंसर है। किसने कहा है? ये कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। छायावाद को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि छायावाद का अर्थ हमें दो अर्थों में समझना चाहिए, पहला एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा छायावादी जो रचनाएं थी उनकी शैली जो थी, लिखने की जो विशिष्ट शैली थी, शैली के आधार पर भी हम रचनाओं को छायावादी कह सकते थे और खासकर उसका जो मूल भाव, जो रहस्यवादी भाव होता था, उनके आधार पर भी हम रचनाओं को क्या कह सकते थे? छायावादी रचनाएं कह सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। छायावाद वस्तुवाद व रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। कथन किसका है? छायावाद वस्तुवाद व रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। ये कथन किसका है? गणपति चंद्र गुप्त, गंगा प्रसाद पांडे, सुशील कुमार, डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न फिर से पढ़िए कि छायावाद वस्तुवाद व रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। कथन किसका है? गणपति चंद्र गुप्त, गंगा प्रसाद पांडे, सुशील कुमार या डॉक्टर बच्चन सिंह। छायावाद वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। वस्तुवाद मतलब छायावाद से पहले जितनी भी रचनाएं थी, हमने बात की थी द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग की रचनाएं बहुत ज्यादा देश प्रेम से हो सकती थी या ऐसी भावनाओं से जुड़ी हुई थी जहां पर कोमल भावनाएं नहीं। उसके बाद आया छायावाद जो बहुत ही ज्यादा कोमल भावनाओं के साथ वेदना से युक्त रचना की गई थी। इन दोनों के बाद रहस्यवाद की भी वो बात करते हैं। उन्होंने रहस्यवाद को छायावाद से अलग करके माना और उन्होंने क्या कहा कि वस्तुवाद आता है, छायावाद आता है, फिर रहस्यवाद आता है, पर छायावाद और रहस्यवाद दोनों एक है। बीच की कड़ी उनका मानना था और ये मानने वाले कौन थे? ये थे गंगा प्रसाद पांडे। प्रश्न 11 का उत्तर है 11 का सी। अंजना ने बोला है नहीं, 11 का ख होगा। गंगा प्रसाद पांडे जी ने ऐसा कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। छायावाद को स्वच्छंदतावाद, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हमने बहुत अच्छा से करा है और ये जरूरी भी है। छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहने वाले आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, मोहन अवस्थी। अभी तक हमने देख लिया कि शुक्ल जी ने क्या कहा है छायावाद को। इन्होंने दो चीजें कही कि रहस्यवाद है और लिखने की विशिष्ट शैली है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में देखा हमने, इन्होंने छायावाद के बारे में क्या कहा। अब बचते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो ये कथन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है कि छायावाद क्या है? छायावाद स्वच्छंदतावाद है। स्वच्छंदतावाद इन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि छायावादी जो रचनाएं थी, रचनाकार अपने मन के भावों को बिल्कुल खोल कर लिख रहे थे। मतलब कहीं से भी, यहाँ तक कि आपको पता होगा कि प्रथम छायावादी जो रचना थी, जूही की कली जो रचना थी, उस पर आरोप भी लगा कि वो बहुत ज्यादा अश्लील कविता हो गई है। मतलब कवि ने इतनी ज्यादा अपने मन की भावों को स्वतंत्रता दे दी है कि अश्लीलता की श्रेणी में वो कविता आ रही है। बाद में द्विवेदी जी ने ऐसा कहा था, बाद में वस्तुतः वो कविता छपी भी और अच्छी भी कविता थी, लेकिन चूंकि ये सारे जो गुण थे कविताओं में, या फिर आप आगे जाके जयशंकर प्रसाद की भी कविता पढ़िएगा जिसमें श्रद्धा ईड़ा वाला, जो कामायनी की बात कर रही हूँ मैं, कामायनी को भी आप पढ़िएगा तो कामायनी के भी बहुत सारे छंदों में आप देखिएगा कि स्वच्छंदतावाद की झलक आपको देखने के लिए मिलती है। मतलब कविता की श्रेणी बहुत साधारण न रहकर
थोड़ी ऊपर जाती है और ऐसे अर्थों को लेकर समेट कर आती है कि हर पाठक उसके साथ समायोजन नहीं कर सकता। इसीलिए छायावाद को क्या कहा गया? स्वच्छंदतावाद कहा गया है। और ये कहने वाले कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, 12 का 2 डॉक्टर राम कुमार वर्मा, नहीं, गलत है गोपाल जी, 12 का 3 होगा। ये कहने वाले हैं गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, हम लोग अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित में से छायावाद के अर्थ को अलग अलग संदर्भों में ग्रहण करने वालों में सुमेलित नहीं है। मैचिंग किया हुआ है, आपको बताना है कौन किसका सही नहीं है। ठीक है, पहला सुमित्रानंदन पंत, सौंदर्य की छाया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, व्यंग्यार्थ प्रधान शैली, जयशंकर प्रसाद, कांति, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अस्पष्टतावाद। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अस्पष्टतावाद कहा है या नहीं कहा है? अभी हमने पढ़ा कि इसे अस्पष्टतावाद किसने कहा है, बताइए। अभी हमने पढ़ा ना, अस्पष्टतावाद की बात कौन कर रहे हैं? अस्पष्टतावाद की बात ये नहीं कर रहे हैं। तो हमारा उत्तर है, देखिए, नहीं है। प्रश्न पहले पढ़िएगा, क्योंकि अभी जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, जितनी भी परीक्षाओं में आप देखिएगा, प्रश्नों में ऐसा किया जा रहा है कि नहीं वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हड़बड़ाकर प्रश्न नहीं पढ़ना है। ये प्रश्न भी नहीं वाला है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ये सही है। सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा है कि छायावाद क्या है? सौंदर्य की छाया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि व्यंग्यार्थ प्रधान शैली है, मतलब बिंबों के द्वारा क्या किया गया है? अपनी भावनाओं पर व्यंग किया गया है, इसलिए व्यंग्यार्थ प्रधान शैली कहते हैं। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि कांति है। इतना ज्यादा मधुरम है छायावादी रचनाएं कि पढ़ने के बाद आप शांत हो जाते हैं, उसके भावों में खो जाते हैं, उसके भावों की जो चमक है उस चमक में आप खो जाते हैं, इसलिए इन्होंने कांति कहा। हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अस्पष्टतावाद नहीं कहा है। अभी हमने पढ़ा है अस्पष्टतावाद किसने कहा है? अभी हमने अपने प्रश्न में पढ़ा है कि इसे अस्पष्टतावाद कहने वाले कौन है, बताइए, आप लोग लिख के बताइए। अभी हमने तुरंत पढ़ा है कि अस्पष्टतावाद, छायावाद को किसने माना है अस्पष्टतावाद। अभी हम लोग ने, हमारा एक प्रश्न ही था कि अस्पष्टतावाद कहने वाले कौन है। लिखकर बताइए आप सभी कि छायावाद को अस्पष्टतावाद कहने वाले कौन से साहित्यकार हैं। किसने कहा कि छायावाद अस्पष्टतावाद है? अभी हमने तुरंत पढ़ा था, छायावाद शब्द के द्वितीय प्रयोक्ता कौन है, बताइए। छायावाद शब्द की जो द्वितीय प्रयोक्ता है, उन्होंने ही कहा था कि छायावाद क्या है? अस्पष्टतावाद है। सुशील कुमार, है ना, सुशील कुमार जी ने कहा था ना। अभी हमने प्रश्न किया कि छायावाद को अस्पष्टतावाद कहने वाले कौन है, तो वो है सुशील कुमार। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हाँ, बिल्कुल सही गोपाल ठाकुर, सुशील कुमार जी ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये नहीं है, ये मिलान सही नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, किसने छायावाद को अन्योक्ति पद्धति कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल। किसने छायावाद को अन्योक्ति, अन्योक्ति मतलब अन्य की उक्ति कहा है? किसने कहा है छायावाद को? इनमें से किसने छायावाद को अन्योक्ति पद्धति कहा है? अभी तक अगर आप प्रश्नों पर गौर कर रहे होंगे तो हमने इनका देख लिया, इनका देख लिया, यहाँ पर बच रहे हैं 2 ऑप्शन, जिसमें से महावीर प्रसाद द्विवेदी हमारा सही जवाब है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने छायावाद को अन्योक्ति पद्धति कहा। अन्योक्ति पद्धति मतलब ऐसी रचना जिसमें किसी दूसरे के बारे में बात करके अपने मन की भावों को व्यक्त कर दिया जाता है। 13 का ए, 13 का ए नहीं होगा गोपाल, देखिए 13 का होगा नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये अस्पष्टतावाद नहीं कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? वो अन्योक्ति पद्धति कहते हैं। छायावाद को वो क्या कह रहे हैं? छायावाद को वो अन्योक्ति पद्धति कह रहे हैं। ठीक है, ये सब देखिए अलग अलग थोड़े प्रश्न हैं, इनको आप जान लीजिएगा तो परीक्षा में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इनसे अलग कोई और प्रश्न छायावाद से पूछे। छायावाद से अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उससे संबंधित सारे आवश्यक प्रश्न इसमें संकलित हैं। इसके अलावा अलग से छायावाद में कोई ज्यादा प्रश्न नहीं आने वाले हैं, हमने जहां तक अभी पढ़ा है। इसके बाद जैसे ही हम जयशंकर प्रसाद पढ़ेंगे, निराला पढ़ेंगे, उनसे संबंधित प्रश्न लेकर आएंगे, पूरा छायावाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसने छायावाद का संबंध ईसाई संतों के फैंटिस्माटा छाया मास से जोड़ा है? किसने छायावाद का संबंध
ईसाई संतों के पैंतिस्माटा से जोड़ा है? डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, मोहन अवस्थी। अभी तक जैसे आप प्रश्न देखते आ रहे हैं, आप आसानी से इसका उत्तर बता सकते हैं कि किसने छायावाद का संबंध ईसाई संतों के फैंटिस्माटा छायाभास से जोड़ा है? बताइए। डॉक्टर बच्चन सिंह ने, रामचंद्र शुक्ल ने, गणपति चंद्र गुप्त ने या मोहन अवस्थी ने? किसने छायावाद का संबंध ईसाई संतों के फैंटिस्माटा मतलब छायाभास, हिंदी में कहा गया छायाभास, 15 का उत्तर दीजिए। हिंदी में कहा गया छायाभास, ठीक है, ये छायाभास है कि किसने जोड़ा है? डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल ने, गणपति चंद्र गुप्त ने या मोहन अवस्थी ने? 15 का उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। गोपाल ठाकुर जी, आपका उत्तर सही है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि छायावाद की जितनी रचनाएं हैं वो इस कोटि में आते हैं कि इन पर बिल्कुल छाया का आभास होता है। ईसाई जो धर्म ग्रंथ जो कह सकते हैं, उनके धर्म ग्रंथों में जैसी बातें कही गई रहती हैं, मतलब उसमें भी कह सकते हैं कि अभी की ना सोचकर आगे की चीजें परिलक्षित की रहती हैं, बिंबात्मक चीजें रहती हैं, वैसी ही चीजें छायावाद में देखने को मिल रही थी। इसीलिए इन्होंने कहा कि छायावाद छायाभास है किसका? ईसाई संतों के फैंटिस्माटा का। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से छायावाद की विशेषता नहीं है। फिर से प्रश्न पे गौर करिए, छायावाद की विशेषता नहीं है। पहला, छायावादी काव्य में गति तत्व की प्रमुखता है। छायावाद एक भावात्मक दृष्टिकोण है। छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता है, ये भी है, ये भी है। छायावाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये भी सही है, ये गलत है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, हमने यही पढ़ा था ना। 16 का 1 कैसे होगा? विशेषता नहीं है। गोपाल ठाकुर जी अच्छे से देखिए, प्रश्न नहीं पूछ रहा है। हमने क्या पढ़ा है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। देखिए उल्टा लिखा हुआ है यहाँ, छायावाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है। गलत है, ये गलत है। छायावादी तत्व में गति तत्व की प्रमुखता है, बिल्कुल है। छायावादी रचनाओं को आप गा सकते हैं, गीति काव्य वो हो सकते हैं, गति है उनमें, कहीं पर भी ठहराव नहीं है। छायावादी कविताएं आप पढ़कर देखिए, कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि आप उसकी 4 पंक्तियां पढ़ते हैं और आपको आगे पढ़ने का मन न करे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गति है। ठीक है, क्या होगा इसका उत्तर? छायावाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है, ये उल्टा लिखा हुआ है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से छायावाद की शिल्पगत प्रवृत्ति नहीं है। हमने छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखी हुई हैं, क्या प्रवृत्ति ऐसी है जो छायावाद की नहीं है, वो देखना है। देखिए, निम्नलिखित में से छायावाद की शिल्पगत प्रवृत्ति नहीं है, कौन सी? कोमलकांत पदावली, मुक्त छंद शैली, प्रतीकात्मकता, अलंकारों का सायास प्रयोग। अलंकारों का सायास प्रयोग। 17 का उत्तर आप लोग दीजिए जल्दी से कि छायावाद में कौन सा ऐसा चीज है जो उसकी शिल्पगत प्रवृत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। कोमलकांत पदावली है, हमने ये लिखा भी है, लिखे है ना हम लोग। क्या है उसमें जो नहीं है? बाकी सबसे पहले जब हम छायावाद की हम लोग लिख रहे थे प्रवृत्तियां, तो हमने लिखा था कि पदावली कोमलकांत था, ये होगा। किसने उत्तर दिया है? ये 17 का 1 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति है, उसके पदों को पढ़िए, बहुत ही कोमल पदे लिखी गई हैं। और मैंने कहा कि जब से शुरुआती जो कविता है जूही की कली, आप उसको ही पढ़कर देखिए, उसकी पंक्तियां कैसे लिखी गई हैं। मुक्त छंद, बिल्कुल मुक्त छंद शैली भी है। प्रतीकात्मकता, ये तो होगा ही क्योंकि रहस्यवाद है। मैं शुरू से कह रही हूँ कि जब रहस्यवाद है तो बिंबों का प्रयोग किया गया है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। अगर आप बिंब नहीं ले रहे हैं, प्रतीक नहीं ले रहे हैं, तो छायावाद में रहस्यवाद आएगा कहाँ से? तब तो रहस्य आएगा ही नहीं। तो ये तो जरूरी है। इसमें जो नहीं है वो है अलंकारों का सायास प्रयोग। ठीक है, अलंकारों का सायास प्रयोग नहीं किया गया है। छायावादी कविताओं में बहुत ज्यादा ठूस ठूस कर अलंकार नहीं डाले गए हैं,
जहां पर कवि अलंकार डाल सकता था कवि ने वहां पर भी अलंकार नहीं डाला है। क्यों? छायावादी रचनाएं सिर्फ बिंबात्मक रूप से रहस्यवादी बनती हैं, अलंकारों की अधिकता अगर उनमें हो जाती तो वो और ज्यादा जटिल हो जाती। इसीलिए छायावादी रचनाकारों ने अलंकारों का प्रयोग बहुत ही सीमित मात्रा में किया है। बाकी ये सारी चीजें ये प्रमुखता है, छायावादी रचनाओं की ये प्रमुख प्रवृत्ति है, कोमलकांत पदावली, प्रतीकात्मकता और मुक्त छंद शैली। ठीक है, ये दिमाग में रखना है कि ये तो एकदम प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है उनकी प्रवृत्ति में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से छायावाद की भावगत या विषयगत प्रवृत्ति नहीं है। कौन सी? ये शिल्पगत की बात की थी हमने, मतलब रचना में क्या है, रचना की शैली में क्या प्रमुखता है। अब हम देख रहे हैं भावगत या विषयगत, कैसे भावों का अनावरण किया गया था, कैसे विषय मुख्यतः लिए गए थे। आत्म अभिव्यक्ति की प्रधानता है, रहस्य रक्षिता है, दार्शनिकता, नारी का भव्य स्वरूप। इसमें से कौन सा प्रवृत्ति विषयगत, कौन सी प्रवृत्ति छायावाद में नहीं है? आप ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति छायावाद में नहीं है? ये रहस्य रक्षिता नहीं होगा, रहस्य रक्षिता नहीं, रहस्य रहिता। अब आप लोग समझ पाइएगा। आत्म अभिव्यक्ति की प्रधानता बिल्कुल है, हमने शुरू से ही पढ़ा था। छायावाद क्या है? कवि अपने मन के भावों को बहुत ज्यादा डूब अतर के लिख रहे हैं। महादेवी वर्मा जी ने अपनी वेदना को इतना ज्यादा लिख दिया और इतनी अच्छे कोटि में लिखा कि कोई भी स्त्री अगर उस वेदना में हो तो उससे वो स्वयं को जोड़ लेती है। आप जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को पढ़िए, उन्होंने भी बिल्कुल वैसे वेदना के स्तर को इस तरह छुआ है कि अपनी अभिव्यक्ति के साथ साथ उन्होंने पाठक को भी उसमें जोड़ लिया। ठीक है, 18 का क्या उत्तर है? 18 का डी, रहस्य रहिता। आद्या त्रिपाठी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। रीति आपका भी सही है, रहस्य रहिता। क्यों? क्योंकि छायावाद में रहस्य ही है, तभी तो उसे छायावाद कहा गया। तो ये कहीं हो ही नहीं सकता कि छायावाद रहस्य से इतर हो। छायावाद में रहस्य होना ही है, उसकी विषय प्रवृत्ति ही रहस्य है। यहाँ पूछा नहीं है तो ये गलत है। ठीक है, नारी का भव्य स्वरूप इसमें दिया गया है, आप पढ़िए कामायनी। कामायनी पढ़ के आपको पता चलेगा। दार्शनिकता, बिल्कुल भी दार्शनिकता भरी पड़ी है, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिसमें आपको दार्शनिकता बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। और हमने ऐसे भी पढ़ा, जो हमने अपने 4 स्तंभकारों के बारे में लिखा है, सबने किस दर्शन को फॉलो किया है, किस दर्शन को माना है और उस दर्शन के अनुसार उनकी रचनाएं हैं, हमने ये भी लिखा है। आप लोग गौर करिएगा, जब हमने रचनाकारों को लिखा है, हमने लिखा है कि वो किस दर्शन को मानने वाले हैं, और हमने ये भी देखा कि इस दर्शन से प्रभावित रचनाएं कौन कौन सी हैं। मतलब दार्शनिकता तो उसमें है ही, कहीं पर से भी ऐसा नहीं है कि छायावादी रचनाओं में दार्शनिकता नहीं है। सिर्फ क्या नहीं है? रहस्य रहिता नहीं है, रहस्य पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे गलत दिया हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद आइए, निम्नलिखित में से छायावाद की विचारगत प्रवृत्ति नहीं है। हमने क्या प्रवृत्तियां देखी? शिल्पगत, ठीक है, उसके बाद हमने देखा रचना, भाव, विषयगत। अब हम देख रहे हैं विचारगत। विचारगत प्रवृत्ति नहीं है। मानवतावाद, समन्वय का संदेश, जीवन संघर्ष की चेतना, पीड़ित विश्व की सेवा का संदेश। इसमें से कौन सा है जो छायावाद में नहीं है? आप इसका उत्तर दे पाइएगा, तब दे पाइएगा जब आप छायावाद के बाद कौन सा वाद आता है? प्रगतिवाद आता है। प्रगतिवाद में क्या विशिष्टता मैंने बताई थी, हमने बात जब की थी छायावाद के बारे में, हमने थोड़ी बहुत बात प्रगतिवाद के बारे में भी की थी। प्रगतिवाद में क्या उभर कर आया है जो छायावाद में नहीं आया है? वही इसका उत्तर होगा। क्या नहीं है? मानवतावाद है, बिल्कुल है, मानवतावाद की बात करते ही हैं, तभी तो सर्वात्मवाद की बात की गई है ना, तो मानवतावाद है। समन्वय का संदेश बिल्कुल है, पीड़ित विश्व की सेवा का संदेश बिल्कुल है। रचनाएं ऐसी थी, भावना के रूप में ऐसी थी कि विश्व में जो भावात्मक रूप से लोग कमजोर हैं वो खुद को जोड़ रहे थे, यहाँ पर नहीं है। तो जीवन संघर्ष की चेतना नहीं है, यही आता है प्रगतिवाद में। प्रगतिवाद में किसके बारे में रचनाएं हो जाती है? मजदूरों के बारे में, आम लोगों के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। और ये छायावाद में ऐसी रचनाएं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है,
वहां पर जीवन संघर्ष की रचनाएं नहीं थी, आत्मिक संघर्ष की, आत्मा के स्तर पर, मन के स्तर पर आपका संघर्ष कैसा चल रहा है वैसी रचनाएं थी, लेकिन जीवन के स्तर पर रचनाओं का यहाँ पर नहीं था। ठीक है, गोपाल ठाकुर 20 का 2 प्रश्न पढ़ने दीजिए, फिर देखते हैं। निम्नलिखित में से छायावाद के बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। बिल्कुल सही है, महादेवी वर्मा जी क्या है, लघुत्रयी में शामिल है ना, बृहत्त्रयी में नहीं है। बृहत्त्रयी में जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। लघुत्रयी में महादेवी वर्मा जी को रखा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न में आइए। निम्नलिखित में से छायावाद की लघुत्रयी में शामिल नहीं है महादेवी वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा या वृंदालाल वर्मा। हमने बृहत्त्रयी देखा, कौन है उसमें, लघुत्रयी की बात करेंगे, महादेवी वर्मा है उसमें, डॉक्टर राम कुमार वर्मा वो भी होंगे, जरूर वो होंगे। उसके बाद भगवती चरण वर्मा या वृंदालाल वर्मा, इनमें से कौन नहीं है आप ये बताइए। छायावाद की बृहत्त्रयी, लघुत्रयी हमने 2 पढ़ा। अगर हम छायावाद की बृहत्त्रयी की बात करेंगे, बृहत्त्रयी की बात करेंगे तो इसमें कौन है, प्रसाद, पंत और निराला हमने पढ़ा है। इन तीनों को छायावाद के प्रमुख स्तंभ या बृहत्त्रयी के नाम पर जाना जाता है। लघुत्रयी की बात करेंगे तो लघुत्रयी में आती हैं महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा और राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा और कृष्ण। अच्छा, प्रश्न ही पलट गया, ये वाला प्रश्न कर रहे थे हम लोग ना, लघुत्रयी। अच्छा, आपने देख लिया ना, मैंने बताया आपको बृहत्त्रयी में कौन कौन है। बृहत्त्रयी में पंत, निराला और जयशंकर प्रसाद है। लघुत्रयी की बात करेंगे, महादेवी वर्मा है, भगवती चरण वर्मा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, ये वृंदालाल वर्मा शामिल नहीं है। यही हमारा उत्तर है, वृंदालाल वर्मा लघुत्रयी में नहीं शामिल है। लघुत्रयी में कौन कौन शामिल है, लघुत्रयी में महादेवी वर्मा शामिल है, मैंने लिखवाया हुआ है आप लोगों को, जिनका छूटा है वो लोग प्रश्न से समझ जाएंगे। महादेवी वर्मा शामिल है, राम कुमार वर्मा शामिल है और भगवती चरण वर्मा शामिल है। राम कुमार वर्मा शामिल है और भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा शामिल है। किसमें, ये तीनों शामिल है लघुत्रयी में। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि व उसकी, मतलब ये था हमारा उत्तर ना, ये हमारा उत्तर था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि व उसकी विचारधारा में आस्था सुमेलित नहीं है। जयशंकर प्रसाद, आनंदवाद, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, प्रत्यभिज्ञता दर्शन, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रत्यभिज्ञता दर्शन। ठीक है, आनंदवाद। सुमित्रा नंदन पंत, अरविंद दर्शन, निराला, अद्वैत वेदांत दर्शन, महादेवी वर्मा, शाक्त दर्शन। बताइए इसमें से कौन से साहित्यकार हैं जिन्होंने उस दर्शन, उनके साथ जो दर्शन लगा हुआ है वो गलत लगा हुआ है। जयशंकर प्रसाद आनंदवाद है या प्रत्यभिज्ञा दर्शन है, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, आनंदवाद या प्रत्यभिज्ञा दर्शन, अरविंद दर्शन, सुमित्रानंदन पंत, निराला, अद्वैत वेदांत दर्शन, महादेवी वर्मा, शाक्त दर्शन। इसमें से कौन सा है जो गलत है, जो गलत मिलाया हुआ है। आद्या कह रही है डी, रीति भी कह रही है डी, बिल्कुल सही, इसका डी उत्तर है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा शाक्त दर्शन को नहीं मानती थी। आप सभी कमेंट करके बताइए महादेवी वर्मा किस दर्शन को मानती थी। हमने लिखा है ये, जब मैंने महादेवी वर्मा के बारे में लिखवाया है, सबसे पहले उनके बारे में जब जीवन परिचय लिखाया था तब उसमें लिखवाया था कि वो किस दर्शन को मानने वाली थी। कमेंट करके बताइए जिन्होंने क्लास किया है, महादेवी वर्मा किस दर्शन को मानने वाली थी। बौद्ध दर्शन को, बिल्कुल सही। वो क्या करती थी, वो बौद्ध धर्म की स्वावलंबी बन चुकी थी, बौद्ध धर्म को मानती थी। और उनके दर्शन में कौन सा दर्शन था,
बौद्ध दर्शन था। ठीक है, बाकी का सही सुमेलित है। महादेवी वर्मा जी मानती थी बौद्ध दर्शन को। जयशंकर प्रसाद आनंदवाद को मानते थे, प्रतिभिज्ञा दर्शन को मानते थे, सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन को मानते थे, और निराला मानते थे अद्वैत वेदांत दर्शन को। ठीक है, सबको समझ में आया यहां तक? नेक्स्ट आइए। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा, सुमित्रानंदन पंत को विष्णु, निराला को महेश तथा महादेवी वर्मा को शक्ति कहने वाले आलोचक हैं डॉक्टर कृष्णदेव बाहरी। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग उसको करेक्ट करिएगा। कृष्णदेव बाहरी, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल, कृष्ण बिहारी मिश्रा और रामकुमार वर्मा। इसमें से कौन है जो छायावाद का ब्रह्मा सुमित्रानंदन पंत को मानते हैं? प्रसाद को मानते हैं ब्रह्मा, सुमित्रानंदन पंत को विष्णु मानते हैं, निराला को महेश मानते हैं और महादेवी को शक्ति कहते हैं। कौन से आलोचक हैं जिन्होंने इन चारों को अलग अलग नाम दिया हुआ है? किसने दिया हुआ है? डॉक्टर कृष्णदेव बाहरी। इनका देखिए, इनका नाम में ना कहीं कहीं बाहरी भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं झारी भी लिखा हुआ है, ये इनका सही नाम है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्राह्मण, सुमित्रानंदन पंत को विष्णु, निराला को महेश और महादेवी को वर्मा को शक्ति कहने वाले यही हैं डॉक्टर कृष्णदेव बाहरी। ठीक है, कृष्ण बिहारी मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, इन लोगों ने नहीं कहा है। 23 का आंसर ए होगा। रीति, आपका आंसर सही है। बबीता, गोपाल, आप लोगों का आंसर सही है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे ज्यादा टिप्पणी की हुई है, मैं ये मानती हूँ, पर ये टिप्पणी शुक्ल जी की नहीं है। बहुतों ने प्रश्न किया था कि पीजीटी के लिए आप लोगों को बुक का सजेशन चाहिए था। इस क्लास के बाद हम लोग बुक्स की बात करेंगे कि कौन सा बुक हमें पढ़ना है, जिसको लेकर मतलब हमारा सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न हिंदी में रहता है वो रहता है प्रामाणिकता का, तिथि के साथ, नामों के साथ, और किस रचना को क्या कहा गया है। बहुत बार ऐसी होता है कि प्रथम जब प्रश्न उठता है कि प्रथम कहानी कौन है, प्रथम रचना कौन है, तो बहुत ज्यादा मिला जुला आंसर आता है, प्रामाणिकता नहीं मिलती है। उस लिहाज से हमें कौन से पुस्तक पढ़ने चाहिए, हम लोग अंत में इसके बारे में बात करेंगे। अभी पहले प्रश्न देख लेते हैं। क्या उत्तर है इसका? डॉक्टर कृष्णदेव झारी या बाहरी, जो आप लोगों को सही लगे। आपको अगर परीक्षा में यहाँ पर ये लिखा हुआ मिल जाए तो यही सही, अगर ये लिखा हुआ ना मिले, बाहरी लिखा हुआ मिले, तो वो सही। ठीक है, थोड़ा सा उनका नाम में कंफ्यूजन है। आगे देखिए। मैथिली शरण गुप्त व मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक मानने वाले विद्वान हैं रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, मुकुटधर पांडे। हमने बात की है इसके बारे में, हमने लिखा भी है। प्रश्न संख्या 24 देखिए। जयशंकर प्रसाद को, मैथिली शरण गुप्त व मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? ये आप बताइए, किसने इन दोनों को माना है? मैथिली शरण गुप्त को भी और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक मानने वाले विद्वान कौन हैं? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी या मुकुटधर पांडे? मुकुटधर पांडे स्वयं को तो खुद मानेंगे नहीं, तो ये तो प्रश्न यहाँ से हट गया। यहाँ पर हमारा उत्तर सही है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त को भी माना है और मुकुटधर पांडे को भी माना है। अंजना, आद्या और बबीता, आप लोगों का उत्तर सही है। रीति, आपका भी उत्तर सही है। गोपाल, आपने भी दिया है, नहीं आपने 23 का दिया, 24 का आंसर अभी तक नहीं दिया आपने। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ये एक जरूरी क्वेश्चन है, इसको कर लेने के बाद एटलीस्ट हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है। अब छायावाद में जो बचेंगे प्रसाद, निराला बचेंगे, उनसे संबंधित क्वेश्चन बचेंगे, हम लोग उसको भी देख लेंगे। आइए अगले प्रश्न पर। माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक मानने वाले विद्वान हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक मानने वाले विद्वान है प्रभाकर माचवे, विनय मोहन शर्मा, क व ख दोनों या अज्ञे। माखनलाल चतुर्वेदी को किसने माना? माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? प्रभाकर माचवे, विनय मोहन शर्मा, अज्ञे ने या ऊपर वाले दोनों ने माना है? आप लोग बताइए किसने माना है?
25 का सी बबीता कह रही है, 25 का सी गोपाल भी कह रहे हैं सी, आद्या भी कह रही है सी। बिल्कुल सी ही है, हमने लिखा भी है इसको। कौन मानते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं प्रभाकर माचवे जी भी और विनय मोहन शर्मा भी। तो हमारा उत्तर है क व ख दोनों। इन दोनों का मानना है कि छायावाद का प्रवर्तक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। मैंने जब ये पढ़ाया था तभी मैंने कहा था कि अलग अलग साहित्यकार अलग अलग मान्यता रखते हैं और हमें जो प्रमुख है उनको तो पढ़ना ही है। हमने प्रमुख वालों से तो प्रश्न किया भी, हमने इसको लिखा भी है। तो ये आप लोगों को क्लियर होगा कि किसने क्या माना है, किसने छायावाद को क्या कहा है, किसने छायावाद के संबंध में क्या नहीं कहा है। ये चीजें क्लियर होंगी। आगे देखिए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रा नंदन पंत। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार 26 का ए इसे गणपति जी मानते हैं। रीति, आप किस प्रश्न के बारे में बोल रही हैं कि इसे गणपति जी मानते हैं? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन है, ये बताइए। जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। 26 का ए। रीति 25 बोल रही है माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक गणपति जी मानते हैं। नहीं, गणपति जी दूसरा मानते हैं, हमने वो देखा वो किसे मान रहे हैं। यहाँ प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा ये दोनों मानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ये हमने लिखा है जब हमने नोट किया है इसको। 26 का ये गलत है, जो सभी कोई कह रहे हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक। सभी कोई क्वेश्चन फिर से पढ़िए। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। कौन होंगे? सभी को इसका उत्तर जयशंकर प्रसाद क्यों कह रहे हैं? 26 का जयशंकर प्रसाद उत्तर नहीं है। 26 का जयशंकर प्रसाद उत्तर नहीं है। सभी कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक हैं सुमित्रा नंदन पंत। आपको ये लिखवाया गया है, सुमित्रा नंदन पंत। और अगर मान लीजिए ये प्रश्न नहीं होगा तो आप यहां से भी तो प्रश्न ले सकते हैं। जयशंकर प्रसाद नहीं है, 26 का होगा 4, सुमित्रा नंदन पंत। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक हैं कौन? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। ईला चंद्र जोशी व गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक हैं। ईला चंद्र जोशी व गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रा नंदन पंत। अब बताइए छायावाद ईला चंद्र जोशी और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार कौन है? अब प्रश्न आया दूसरा। अभी आप जिसका उत्तर दे रहे थे 27 का होगा 1। अब आएंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को कौन कौन मानता है? ईला चंद्र जोशी मानते हैं और गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं। किसे? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक। दो तरह के प्रश्न आए हैं, छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता और छायावाद के प्रवर्तक। ये दोनों अलग प्रश्न है, दोनों को उत्तर भी अलग होगा। छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? मुकुटधर पांडे। और छायावाद के प्रवर्तक कौन है? इसमें 3-4 मत जाते हैं। साहित्यकार 3-4 मतों में विभाजित है। कोई मानता है कि जयशंकर प्रसाद है, कोई मानते हैं पंत है। तो ये आपको याद रखना है कि किसने किसको माना है। प्रश्न वैसे ही हमने किया कि ईला चंद्र जोशी और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार किसको मानते हैं? वो जयशंकर प्रसाद जी को मानते हैं छायावाद का प्रवर्तक। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छायावाद के सर्वमान्य मतलब सभी के अनुसार और वास्तविक प्रवर्तक कौन है? कि कौन है जिसको सही से कहा जा सकता है कि छायावाद की शुरुआत या छायावादी रचनाओं की शुरुआत इसी साहित्यकार ने की है, और जो सर्वमान्य मत है। मतलब अंततः लास्टली अगर उत्तर आएगा कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, किसी का नाम नहीं दिया रहेगा, तो आप जो उत्तर चुनिएगा वो कौन सा होगा? कौन सा होगा इसमें से छायावाद के प्रवर्तक? बताइए।
छायावाद के सर्वमान्य एवं वास्तविक प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को ही कहा गया है। ठीक है, किसको कहा गया है? जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना आकाशदीप आपने पढ़ी होगी। जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारे ऐतिहासिक जो नाटक लिखे हैं उसमें भी इन्होंने जो कविता के छंद डाले हैं वो भी रहस्यवादी हैं। उसके अलावा कामायनी, कामायनी सबसे बड़ा ग्रंथ है रहस्यवाद का या छायावाद का, वो किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो आप ये बिल्कुल कंफर्म रहिए कि हमेशा अगर ये प्रश्न आएगा कि छायावाद के वास्तविक प्रवर्तक कौन है, जिसे सभी विद्वानों ने माना है, सभी साहित्यकारों ने माना है, तो वो कौन होंगे? वो होंगे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, किस आलोचक ने छायावाद को शैली वैचित्र्य मधुचर्य चित्र भाषा शैली कहा है? किस आलोचक ने छायावाद को किस आलोचक ने छायावाद को शैली वैचित्र्य मधुचर्य चित्र भाषा शैली कहा है? किस आलोचक ने कहा है? बताइए, इसमें से बताइए आप लोग, इसमें से किसने कहा है छायावाद को ऐसा? पढ़िए प्रश्न, अंतिम प्रश्न, मैं आप लोगों को समय दे रही हूं कि किसने कहा है। किस आलोचक ने छायावाद को शैली वैचित्र्य मधुचर्या चित्र भाषा शैली कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, गंगा प्रसाद पांडे ने। इसमें से किसने कहा है कि जो छायावाद है वो शैली वैचित्र्य मधुचर्या चित्र भाषा है? 29C 29(2) A B सब कंफ्यूज है। अंजना ए कह रही है, गोपाल बी कह रहे हैं, 29C कह रही है कोई, बबीता सी कह रही है, रीति बी कह रही है। रीति और गोपाल आप लोग सही बता रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है छायावाद को शैली वैचित्र्य मधुचर्या चित्र भाषा शैली। ठीक है, किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको नोट आप ध्यान में रखिए, नोट डाल के लिख लीजिए। अभी हमने जितना भी कुछ देखा, जितने भी कुल 29 प्रश्न हमने देखे, 29 प्रश्नों में आपको छायावाद की उत्पत्ति, उसका प्रथम प्रयोग, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। इसमें आपने ये भी देखा होगा कि अलग अलग साहित्यकारों के अनुसार छायावाद की परिभाषा कौन सी है, क्या है छायावाद में ऐसा, किस साहित्यकार ने किसको बृहत्त्रयी में माना है, किसको माना गया, जो साहित्यकार हैं उनके दर्शन प्रमुख क्या क्या हैं, और बाकी के जो साहित्यकार हैं, जो आलोचक हैं, वो किनको किनको प्रमुखता से छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्तियों में भी हमने देखा कि अंतर है। एक प्रश्न और है, आप 30 नंबर प्रश्न करके उसको बस नोट कर लीजिए, मैं बता देती हूँ कि किस रचना को छायावाद की, मैं लिख दे रही हूँ आपको, ये अंतिम प्रश्न है, इसको आप लिख ही लीजिए कि किस रचना को छायावाद की किस रचना को छायावाद की अंतिम प्रवृत्ति, ठीक है, किस रचना को छायावाद की अंतिम परिणति के रूप में स्वीकार किया गया? अंतिम परिणति, ठीक है, अंतिम परिणति कौन सी रचना थी? अंतिम लिख लीजिए या चरम परिणति, दोनों प्रश्न आ सकते हैं। परिणति के रूप में स्वीकार किया गया है, मतलब किस रचना को ये माना गया है कि इसमें जो है छायावाद का जो रूप आया है उभर कर, छायावाद का जो रूप उभर कर, ये गायब ही हो गया, ये मिट गया वापस से। आप बस लिख लीजिए छायावाद की चरम परिणति की रचना, ठीक है, ऐसे करके लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, छायावाद की चरम परिणति की रचना। कौन सी रचना को हम ऐसा कह सकते हैं कि छायावाद का जो स्वरूप है,
छायावाद की जो मुख्य प्रवृत्ति है वो उसमें सबसे ज्यादा दिखाई देती है। अभी हमने बात की थी कि हमने किसको माना, छायावाद का प्रमुख प्रवर्तक हमने जयशंकर प्रसाद को माना। तो कौन सी रचना होगी चरम परिणति, वो रचना होगी आपकी कामायनी। ठीक है, कामायनी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है छायावाद की, और यही वो रचना है जिसे ये कहा गया कि छायावादी प्रवृत्ति जो मुख्य प्रवृत्ति है वो इसमें दिखाई देगा। नहीं, युगांत अंतिम हो जाएगी, और मैंने उस समय लिखा था अंतिम परिणति, नहीं वो परिणति के रूप में नहीं आएगा। युगांत को हम कह सकते हैं छायावाद का घोषणा पत्र, अंतिम घोषणा पत्र। ठीक है, जिसमें युगांत में घोषणा की थी सुमित्रानंदन पंत जी ने कि मैं छायावादी युग के अंत की घोषणा करती हूँ। पंत जी ने युगांत में यह घोषणा किया था कि मैं छायावादी युग के अंत की घोषणा करती हूँ। 1936 की रचना है, इसीलिए हम लोग जो सर्वमान्य से, सभी के मत से जो छायावाद की अवधि मानी जाती है, सर्वमान्य मत, सर्वमान्य मत से छायावाद की अवधि, अभी तो हमने डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार देखा था हमारे प्रश्न में, है ना। सर्वमान्य मत से छायावाद की जो अवधि होगी वो कितनी है, वो है 1918 से 1936। कब है, 1918 से 1936, और 36 में ही युगांत का प्रकाशन हुआ था। और युगांत के प्रकाशन में सुमित्रानंदन पंत जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं छायावादी युग के अंत की घोषणा करता हूं। ठीक है, और इसमें और एक प्रश्न आ जाता है, हमने स्टार्टिंग में ही किया था कि छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार, ये मैंने लिखवाया हुआ है आपको, मेरे प्रश्न अभी इसमें छूट गया है कि प्रथम आविष्कार किसे कहते हैं, आप सभी बताइए मुझे। छायावादी युग की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार मैंने लिखवाया है आप लोग को, छायावादी रचना का प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कौन सा है। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार, आप लोग नाम बताइए रचना का। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार, प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस रचना को हम लोग कहते हैं, प्रथम आविष्कार किस रचना को कहा जाता है। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार, जयशंकर प्रसाद, इसका उत्तर कैसे होगा। प्रथम आविष्कार किस रचना को कहा जाता है, ये बताइए, रचना का नाम बताइए। गोपाल ठाकुर जी कह रहे हैं झरना, बिल्कुल सही, झरना को ही माना जाता है छायावादी प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार। पहली रचना है जिसको ये कहा गया था कि क्या है ये, छायावादी प्रयोगशाला का पहला आविष्कार। ठीक है, छायावाद से जुड़ा हुआ हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं। अब बचेगा जयशंकर प्रसाद को हम लोग करेंगे अगले क्लास में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को करेंगे, और दो साहित्यकार हैं जिनको हमने क्रम में लिखा हुआ था उनको भी देखेंगे। इन चारों को देखने के बाद हमारा छायावाद कंप्लीट होगा, और फिर हम लोग जयशंकर प्रसाद के बाद हम लोग फिर प्रश्न देखेंगे, क्योंकि जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े लेवल पे पढ़ना है, और वैसे भी वो रचनाकार, इतने ज्यादा उनकी रचनाओं में चीजें हैं जानने के लिए कि उनको पढ़ने में समय लगेगा, तो उनसे प्रश्न एक अलग करेंगे। उसके बाद निराला जी और बाकी दो के बचे हुए जाएंगे। बात करते हैं पुस्तकों की। आप लोग पूछ रहे थे कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए पीजीटी के लिए। देखिए, झारखंड पीजीटी के लिए मार्केट में आप लोगों को बहुत सारा उपलब्ध मिलेगा, लेकिन आप ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आप किसी भी किताब से करिए, आप साहित्य की तैयारी कर रहे हैं जहां पर प्रामाणिकता की बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, यहाँ पर ईस्वी सन जिसमें साल साल का भी अंतर हो जाता है, तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप स्वयं देख रहे हैं कि अलग अलग साहित्यकारों का मानना अलग अलग होता है, तो इसलिए बिल्कुल जो हमारा प्रमाणिक होना चाहिए रचना, तो किताबें भी वैसे पढ़नी है। आप डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास ले सकते हैं, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, ये ले सकते हैं। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल जी का ले सकते हैं आप, इनका भी है हिंदी साहित्य का इतिहास।
डॉक्टर सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें दी हुई हैं। सुमन राजे, इनका ले लीजिएगा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। आप तीनों पुस्तकों को आप देख सकते हैं, सुमन राजे वाला आप रखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें और भी कवर होंगी। सिर्फ हिंदी साहित्य में बहुत सारे विमर्श आते हैं, जैसे दलित विमर्श, स्त्री विमर्श। अगर आप पीजीटी के अलावा बाकी नेट वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको बहुत मदद मिल जाएगी। सुमन राजे का आप लीजिएगा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ठीक है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। इसके बाद एक किताब आती है सरस्वती पांडे और उनके साथ हैं एक राइटर, छोटी सी मोटी सी पतली किताब, मतलब मोटी किताब रहेगी, छोटी साइज में रहेगी। और उसमें क्या है, उसमें एक एक वन लाइनर क्वेश्चन, मतलब ये किस ईस्वी में तो अब इसका ये मिला, मतलब किसी भी रचना का प्रकाशन वर्ष सही दिया हुआ है, प्रकाशक का नाम सही दिया हुआ है, रचनाकार का नाम सही दिया हुआ है, सरस्वती पांडे, ठीक है, सरस्वती पांडे। और साथ में इनके और एक राइटर हैं, ये किताब आप ले लीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका भी यही नाम है ना। मोटी सी किताब होगी, छोटी साइज में। इन सब के अलावा अगर झारखंड साहित्य का बुक हम आपको बता देंगे, अभी आप मुख्य हिंदी वाला लिखिए, क्योंकि झारखंड साहित्य में बहुत ज्यादा रचना अभी तक जो भी लिखा हुआ है कंसाइज, एक जगह कोई अच्छा किताब अभी तक हमको भी नहीं देखने के लिए मिला। हम आपको 10-15 दिन में वो किताब अच्छा बता देंगे। अभी इधर का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तब तक आप इसको देखिए, हम उसका किताब आपको पता करके अच्छा, क्योंकि कोई भी ले लीजिएगा और फिर वही बात आ जाएगी प्रामाणिकता वाली, तो किताब लेने से कोई फायदा है नहीं। अभी आप इसमें से ये किताब एक है, मस्ट बाय है, ये आपको लेना ही चाहिए, वन लीनियर है, चीजें सही मिलेंगी, कुछ भी गलत नहीं रहेगा। मैम हिंदी भाषा का उद्भव विकास के लिए कौन सा बुक या सेक्शन हार्ड लगता है? उद्भव और विकास, उद्भव और विकास आपको सेक्शन हार्ड नहीं लगेगा, हम लोग उसको पढ़ेंगे। हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि देखिए, आप हिंदी भाषा उत्पत्ति से जब शुरू करेंगे हम लोग, कहाँ से आई हिंदी भाषा? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत अपभ्रंश, खड़ी बोली, हिंदी, यही है, यही है उद्भव। और इसके बाद हम इसका सिर्फ विकास देखना हमें बाकी रहता है कि जब पाली के रूप में हिंदी थी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हुई, प्राकृत के रूप में हिंदी थी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं थी, उसके बाद अपभ्रंश के रूप में हिंदी आई, कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं थी। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको इसमें से कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, हमने ये शुरुआत की हुई है। बुक, बहुत ज्यादा बुक अपने पास रखने से क्या आप पढ़ पाइएगा उतना सारा बुक, ये बताइए? नहीं पढ़ पाते हैं। तो क्या है, 3-4 बुक आपको मटेरियल जहां से भी मिल रहा है, आप नोट्स क्रिएट करिए। अगर आपका नोट्स बहुत अच्छा रहेगा, जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, आपके पास जो अपनी बुक है उस बुक से मिला जुला कर आप एक अच्छा नोट्स बनाइएगा, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है किसी की भी राइटर की किताब से, आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स, ठीक है। आप, मैं बता रही हूँ कि ये वाला आप ले लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों में से जिसकी भाषा आपको समझ में आ रही है, जो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो सुमन राजे का हिंदी साहित्य का इतिहास रखना चाहिए हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को। उसमें आपको बहुत सारी चीजें अलग से भी देखने के लिए मिलेगी, आपका अपना भी ज्ञान विकसित होगा। इसके अलावा दृष्टि पब्लिकेशन का एक किताब आता है, दृष्टि पब्लिकेशन, ठीक है, दृष्टि पब्लिकेशन, इसका किताब रहेगा हिंदी साहित्य का, वो आप ले लीजिए। आप जो कह रही थी कि उद्भव और विकास वाला, वो हो जाएगा, ठीक है। बुद्धम हिंदी साहित्य के इतिहास, ये मैंने नहीं देखा है, देखिए ये बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि एडवर्टीजमेंट किया गया है किताब का। आप उससे बेहतर आप सरस्वती पांडे लेकर देखिए, वन लीनियर है, और ये इसलिए बेस्ट है कि इसमें तिथि विथि बहुत सही दिया हुआ है, आपको फिर प्रामाणिकता के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और जैसे आप बहुत ज्यादा डेप्थ में, आपके पास समय नहीं है कि आप बहुत डेप्थ में पढ़ पाए, नहीं पढ़ पा रहे हैं, जल्दी में करना चाह रहे हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा सरस्वती पांडे वाली किताब। ये अपने पास मस्ट बाय है, ये आपको लेना ही चाहिए। ये लीजिए, सुमन राजे लीजिए, दृष्टि पब्लिकेशन लीजिए। और इन दोनों में से मैंने बोला कि आपकी अपनी मर्जी कि आपको किसका लैंग्वेज समझ में आ रहा है। शुक्ल जी का लिख लीजिएगा तो बिल्कुल किताब की तरह, मतलब लिखा हुआ है। नागेंद्र जी, आप दोनों निकलवा लीजिए, निकलवा के आप एक पार्ट 2-3 पेजेस आप पढ़िए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा बेस्ट है। हरदेव बाहरी, अभी आप इतना लीजिए ना, आपको इतना में आप सफिशिएंट आपको मटेरियल मिल जाएगा। बहुत ज्यादा बुक्स का कलेक्शन आप तब करिए
जब आपके पास बहुत ज़्यादा समय हो। आप अलग अलग किताब को पढ़ सकते हैं, नॉलेज इन्हेंस होगा, ये बात है। क्योंकि हर किसी ने अगर किताब लिखा है, जैसे ये बड़े बड़े साहित्यकार हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी बात लिखी है, जैसे साहित्यकारों के बीच की जो बातें हैं, जो मैं आपको कभी कभी बताती हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो कैसे पता है, क्योंकि इस रचना में उन्होंने वर्णन किया है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अलग अलग किताबें पढ़िए। लेकिन अभी हमें टारगेट करनी है अपनी परीक्षा, उसको निकाल लीजिए, आप अध्यापन में आ जाइए। आपके पास इतना समय रहेगा कि फिर ये जो आदत है पढ़ने वाली, साहित्य के विद्यार्थी हैं तो वो होनी ही चाहिए। तब आप ये जो जितने भी राइटर्स हैं जिनको आप पढ़ना चाहते हैं, आप उनको खरीदिए और पढ़िए। बहुत अच्छी बात है, आपका खुद का नॉलेज बढ़ेगा। इवन फिर क्या होगा कि अगर आप 4 और टीचर्स के बीच बैठे हैं तो आपका नॉलेज उनसे कहीं ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपने अलग अलग लोगों को पढ़ के रखा। ठीक है, अभी के लिए सुमन राजेश, सरस्वती पांडे, दृष्टि पब्लिकेशन, डॉक्टर नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल, ये आपके ऊपर है। ठीक है, इतना कर लीजिएगा, इतना सफिशिएंट है हमारा। अब बात करेंगे कि इसमें से कुछ कुछ ऐसी रचनाएं हैं आपके, मैंने सिलेबस में देखा, उन रचनाओं के लिए आपको पर्टिकुलर राइटर का बुक ही लेना पड़ेगा। जैसे कबीर का जो दिया हुआ है ग्रंथावली, उसके लिए इनमें बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं मिलेगा, आपको अलग से वो बुक लेना पड़ेगा। 3-4 पद ऐसे हैं, जैसे कामायनी सर्ग दिया हुआ है, तो वो कहीं से अलग नहीं मिलता है पूरा, आपको कामायनी का पूरा संग्रह चाहिए। तो वो आप हर किताब कितनी खरीदिएगा, तो जैसे जैसे वो पाठ आएगा हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कितना पीडीएफ अवेलेबल है। और हम जैसे हर पंक्ति पंक्ति हम लोग सॉल्व करते हैं, पंक्ति पंक्ति अर्थ अगर निकालेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी उसकी, उस समय देखेंगे कि हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप बहुत ज्यादा हर पाठ के हिसाब से तो आप किताब नहीं खरीद सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि इसमें है बहुत डिटेल में करना है, कबीर वाला भी करना है, और 2-3 ऐसे पद्य वाली रचनाएं हैं जिनके लिए हमें उस पर्टिकुलर राइटर का किताब ही खरीदना पड़ेगा। संकलन किया हुआ है ना, उस संकलन से आपको दिया हुआ है कि पद संख्या इतना से इतना आपको पढ़ना है, तो वो हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, एक दिन मैं वो सारा कलेक्शन करके फिर आपको बताती हूँ कि उसमें से और क्या क्या हम लोग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जयशंकर प्रसाद शुरू करेंगे, प्रसाद खत्म होंगे। अगर प्रसाद से जितने भी जरूरी क्वेश्चन है हम लोग वहीं देख लेंगे, पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो फिर प्रसाद निराला एक साथ करने के बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे।